रमन अपनी पत्नी अनामिका के साथ रहा करता था। उनके गांव में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, जिसकी वजह से हर किसी का खेत बर्बाद हो चुका था। सारी फसल खराब हो चुकी थी। अनामिका और रमन के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खाना खर्चा चला सकें। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। बस उसी से ही वो अपना खर्चा पानी किया करते थे। लेकिन अब उस ज़मीन की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था जिसके वो अपना खाना खर्चा चला सकें। रमन अनामिका दोनों ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगे थे और दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए। अरे आज फिर तुमने यही चावल बना लिए? अरे मैं रूखे चावल खा खा के थक चुका हूँ। कब अच्छा खाना मिलेगा मुझे? अच्छा खाना खाना है तुम्हें? अच्छा खाना खाना है? अरे ये मिल रहा है, इसी में बहुत शुक्र करो। वो भी मेरी वजह से मिल रहा है। जो मैंने पैसे जोड़ रखे थे ये वही काम आ रहे हैं अब तक। और तुम कहते हो अच्छा खाना खाना है? शांति से इसे ही खा लो, इसके अलावा कुछ नहीं है घर में। हाँ तो इतना चिड़िया क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ये खाना कब तक खाएंगे हम लोग? अजय तो खेत को देखिए ना, उसमें कैसे न कैसे पानी लगाइए ताकि ये जो सूखा पड़ा है ये सब ठीक हो सके। अरे तो मैं कहाँ से पानी लगाऊं? पूरे गांव में सूखा पड़ा है, ना कि खाली हमारे खेत में। पानी नहीं निकल रहा है, कितने भी इंजन चला लो लेकिन पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर मेरा दिल ना जलाओ ऐसे करके, ये सब बोल बोल के। अरे ये मिल रहा है, यही काफ़ी है। अब शांति से खा लो या मैं अपने हाथों से खिलाऊं तुम्हें? अरे तुम्हारी कड़वी कड़वी बातों से ही मेरा पेट भर गया। अब मैं क्या खाऊंगा इसे? जा रहा हूँ मैं खेत पे, कुछ देखता हूँ जाके। इस तरह रमन चिड़ियाकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका भी गुस्से में बैठ जाती है। रमन कड़ी धूप में सूखा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और वो सोचने लगता है कब पानी पड़ेगा जिससे कि उनका सूखा ख़त्म होगा और उनकी ज़िंदगी फिर से बहाल हो सकेगी। तभी उसे सामने से उसका पड़ोसी हरिया आते हुए दिखता है। उसके हाथ में एक अमरूद था। रमन उससे बोलता है, अरे हरिया भाई, क्या हाल है? कुछ पानी होने का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ? या अभी भी ज़मीन से पानी निकल ही नहीं रहा है? अरे कहाँ भाई, सब में सूखा पड़ा है, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हमारे भी पैसे ख़त्म होने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, सोच सोच के ही परेशान हैं। अरे हरिया भाई, ये तुम्हारे हाथ में अमरूद कैसा? ये कहाँ से ला रहे हो भाई तुम? अरे ये गंदे नाले के पास में था, वहीं से लेके आ रहा हूँ। जाओ तुम भी ले आओ, तुम्हारा भी कुछ गुजारा हो जाएगा। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे घर खाने के लिए कुछ नहीं है। गंदे नाले के पास जाओ, वहीं पर तुम्हें अमरूद मिल जाएगा। अरे गंदे नाले के पास तो ऐसा कोई पेड़ ही नहीं है। अरे तुम जाके तो देखो, मैं जा रहा हूँ घर। इतना बोलकर हरिया अपने घर की तरफ निकल जाता है। रमन सोचने लगता है कि गंदे नाले के पास तो कोई पेड़ है ही नहीं, फिर ये अमरूद कहाँ से ला रहा है? फिर वो सोचता है क्या पता आ गया हो, चलकर देखते हैं। वो गंदे नाले के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर सिवाय कूड़े के और गंदगी के कुछ नहीं था। अरे इस हरिया ने मुझे पागल बना दिया शायद। यहाँ पर तो इस गंदगी के अलावा कुछ है नहीं और यहाँ पे इतनी बदबू भी आ रही है। मुझे जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक गांव का भिखारी आवाज़ देता है, जो कि उस कचरे के पास ही बैठा होता है। क्या हुआ रमन, अमरूद लेने आए हो तुम भी क्या? अरे अरे, तुम्हें कैसे पता कि मैं अमरूद लेने आया हूँ? तुम कैसे जानते हो? अरे वो जो हरिया अमरूद लेके गया था ना, उसे मैंने ही अमरूद दिया था। चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें अमरूद नहीं, तुम्हारी मनपसंद चीज़ दे सकता हूँ। तुम कैसे दोगे भला? तुम तो खुद दूसरों से मांगते हो, तो तुम मुझे कैसे दे दोगे? अरे तुम तो मुझे असाधारण कोई भिखारी समझ रहे हो। अरे मैं ऐसा वैसा कोई भिखारी नहीं हूँ। तुम मुझे बस मक्के की रोटी खिला दो, फिर देखो मेरा कमाल। मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जिससे कि तुम माला माल हो जाओगे। अरे यहाँ पर चावल खाने के लिए पैसे नहीं है, रूखे चावल ठूसने पड़ रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं तुम्हें मक्के की रोटी खिला दूं? अरे भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? ओह, तुम तो हरिया से भी ज़्यादा परेशान लगते हो। ये सुनकर रमन गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, अच्छा अच्छा चलो, मैं तुम्हें मक्के की रोटी ही खिलाता हूँ आज, चलो मेरे साथ। वो उसे एक ढाबे के पास ले जाता है और वहाँ पर जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाता है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, मज़ा ही आ गया आज तो।
क्या बात है, कितना ज्यादा स्वादिष्ट खाना मिला है आज मुझे। तुमने मुझे मक्के की रोटी खिला दी। अब मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिससे तुम माला माल हो जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या देने वाले हो तुम मुझे? ये लो, एक आम। ये एक आम? मैं इसका क्या करूंगा? ये एक आम से तो मेरा कोई गुजारा नहीं होने का। अरे अरे, पूरी बात तो सुन लो। इस आम को तुम खाना और अपनी पत्नी को भी खिलाना, और जो इसके अंदर का बीज निकले उसको गंदे नाले के पास के कूड़े में ही दबा आना, और फिर अगले दिन को इसका जादू देख लेना। इतना बोलकर वो भिखारी वहां से चला जाता है। रमन वो आम को देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये कहीं मुझे पागल तो नहीं बना गया? चले, अब तो उधार रोटी से खिला ही दी है, अब इसके तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जो कह के गया है वो भी करके ही देख लेते हैं। फिर वो घर जाता है और अनामिका को आम देता है। अनामिका, इस आम को लो, आधा तुम खाओ और आधा मुझे दे दो, और इसका जो बीज है वो भी मुझे दे देना। अच्छा ठीक है, कुछ तो लाए खाने के लिए, चाहे थोड़ा ही सही। इसे ही खाकर थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा मेरा। फिर वो उसे खाती है और गुठली अपने पति को दे देती है। रमन गंदे नाले के पास आता है और वहाँ के कूड़े में उसे दबा देता है। देखते हैं इसका भी कमाल क्या होता है सुबह को। अगली सुबह जब वो आकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे। ये देखकर रमन बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही रात में पेड़ कैसे बन गया, वो भी इतना बड़ा, और इस पर आम भी इतने ज़्यादा लग रहे हैं। ये तो कमाल हो गया। लगता है वो सही बोल रहा था, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने मुझे ये जादुई आम दिया है। अरे वाह, मैं इसके आम तोड़ लेता हूँ। जैसे ही वो उसके आम तोड़ता है वैसे ही उसमें से सोना, चांदी और हीरे बरसने लगते हैं। ये देखकर वो बिल्कुल हक्का पक्का रह जाता है और खुशी की मारे पागल हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा सोना, इतने हीरे, ये सब असली है? ये सब मेरे हैं, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। अरे वाह, अरे वाह। वो जल्दी जल्दी वो सारा सोना समेट लेता है और अपनी पत्नी को जाकर वो सारा सोना देता है। फिर वो उस भिखारी को ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसके नीचे वो भिखारी बैठा था। रमन को देखकर भिखारी बोलता है, चल गया तुम्हें जादू का पता? मिल गया तुम्हें जादुई सोना और चांदी? हीरे मिले हैं या नहीं? अरे अरे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम कोई असाधारण इंसान नहीं हो, तुम एक जादुई इंसान हो। नहीं नहीं, मैं कोई जादुई इंसान नहीं हूँ। बस ये शक्तियाँ मुझे सिर्फ उस नाले की सफाई करने से मिली हैं। अगर तुम भी उस नाले की सफाई कर लो तो तुम्हें भी और ज़्यादा सोना और ज़्यादा हीरे मिल सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं उस नाले की पूरी सफाई कर दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उन हीरों से और सोने से वो अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेता है। कुछ टाइम बाद ही उनके सारे हीरे, सोना, चांदी सब खत्म हो जाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, जी सुनिए, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब तो हमें उस नाले की सफाई करनी होगी। अगर हमने जल्दी उस नाले की सफाई नहीं करी तो हमें तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हमें ये सारा कुछ बेचना पड़ जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें उस नाले की सफाई करनी होगी। लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे कि इतना अमीर इंसान और ऐसे गंदे नाले की सफाई कर रहा है, सारा कूड़ा करकट उठा रहा है। अरे जी, गांव वालों की सोचोगे तो हम भूखे फिर से मर जाएंगे। इससे अच्छा चलते हैं और उस नाले की सफाई करते हैं। फिर वो दोनों उस नाले के पास जाते हैं और उस नाले की सफाई करते हैं। उस नाले की सफाई करने में उन्हें पूरा 1 सप्ताह लग जाता है। 1 सप्ताह बाद जब उस नाले की सफाई हो जाती है, वो ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाती है, लेकिन उनको कोई हीरा, सोना, चांदी कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अरे अनामिका, ये क्या हो गया? हमने तो इसकी सफाई की लेकिन हमें कुछ क्यों नहीं मिला? पता नहीं जी, अब क्या होगा हमारा। हम तो फिर से उसी जगह आ गए जहाँ से निकले थे।
वो दोनों उदास खड़े थे, तभी वो देखते हैं कि उस नाले में से सोना चांदी हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह अनामिका, देखो इसमें से ये सारा चीजें निकलने लगी हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, इन सभी को जल्दी से जल्द बटोर लो। फिर वो उन सभी सोने चांदी को समेट लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। अनामिका, हमने प्रकृति की सिर्फ थोड़ी सी ही मदद की है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ही कूड़ा करकट हटाया और हमें इतना बड़ा तोहफा मिला। अगर हम इसकी बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करें और कूड़ा करकट ऐसे ना फैलाएं तो हमें कितना ज़्यादा धन मिलेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम सफाई का ध्यान रखेंगे और ऐसे इधर उधर या पानी में कहीं भी कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे। और अब हम इन पैसों का भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे और इन पैसों से गरीबों का भी ध्यान रखेंगे। हाँ अनामिका, तुम ठीक कह रही हो। इस तरह हमारे पैसे एक अच्छे काम में भी लगेंगे और हमें और दौलत भी मिलेगी। उस दिन से वो कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फैलाते हैं और लोगों को भी वो इस बारे में बताते हैं कि कूड़ा करकट हमें इस तरह नहीं फेंकना चाहिए और नदियों को नालों को गंदा नहीं करना चाहिए। और वो गरीबों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इसी तरह वो राज़ी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सूरजपुर नाम का गांव हुआ करता था और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत महल था जिसका राजा सूरजभान सिंह था। वहाँ की जनता उस राजा से बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी क्योंकि वह हमेशा सत्य बोलता और बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान राजा था जो कभी भी किसी के हक में फैसला नहीं लेता। जो सत्य होता उसी पर फैसला करता था। महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार है। आपने जो नदी पर बांध बनवाया था वह टूट चुका है, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरे मंत्री, ये इतनी जल्दी कैसे टूट गया? ये तो हमने अभी बनवाया था और इसका काम भी तुम्हें ही सौंपा था, फिर ये इतनी जल्दी कैसे टूट गया? हम इस गुस्ताखी पर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं नहीं महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वह शामो किसान है ना, वह अपने 2 बैल बांध के ऊपर से लेकर जा रहा था, जिसकी वजन की वजह से वह बांध टूट गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है महाराज। अरे महामंत्री, क्या कहना चाहते हो तुम कि शामू 2 बैल अपने लेकर जा रहा था तो उसकी वजह से पुल टूट गया? तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? महाराज, मैंने कहने का मतलब ये है कि शामू अपने 2 बैल बांध के ऊपर से लेकर जा रहा था जिनमें बहुत ज्यादा वजन था, इस वजह से वह बांध टूट गया महाराज। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो शामू को हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिकों से कह दो कि उसे यहाँ पर बुला कर लाएं। फिर वो सिपाही श्यामू किसान को उसके घर से महल की तरफ ला रहे होते हैं तो श्यामू किसान बड़ा ही परेशान होता है और सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा आखिर क्या कर दिया जिसकी वजह से राजा साहब ने मुझे बुलाया है। हाँ भाई शामू, हमने अभी जो नदी पर बांध बनवाया था वह तेरी वजह से टूट गया है, जिससे गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बता, तूने ऐसा आखिर क्यों किया? अरे महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे तो और 2 बैल थे मेरे पास जो उस नदी में डूबकर मर गए हैं। अब मैं क्या करूंगा उन बैलों के बगैर महाराज? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे महाराज, ये तो उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा रहा है। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि इसे पता चले कि राजा के ऊपर इल्जाम लगाने का क्या नतीजा होता है। अरे शामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? सैनिकों, इस शामू को काल कोठरे में डाल दो ताकि इसे पता चले कि किसी राजा के ऊपर इल्जाम लगाने का नतीजा होता क्या है। अरे महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे महाराज, मेरा क्या होगा? ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से और डाल दो काल कोठरे में ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत नहीं करे। फिर बेचारे श्यामू को काल कोठरे में डाल दिया जाता है और वह रो रहा होता है। वो रो इसलिए रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर और अपने बीवी बच्चों की फिक्र हो रही होती है कि वह उसके बगैर कैसे जी पाएंगे। लेकिन पहली बार राजा से गलत फैसला हुआ था जिसकी वजह से श्यामू को काल कोठरे में डाला गया था। अरे सूरजपुर को लोगों, कैसे आना हुआ? क्या बात है?
बताओ मुझे क्यों परेशान हो। महाराज, कल रात हमारे खेतों में एक विचित्र जानवर घुस आया है, जिसने महाराज हमारी सारी फसलें बेकार कर दी। कल वो हमारे खेतों में घुसा है महाराज, और आगे वो हमारे घरों में भी घुसेगा और हम पर भी हमला करेगा महाराज। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। क्या तुम में से किसी ने देखा है उसे कि वह देखने में कैसा है, या वो कहाँ से आया है, पता है किसी को? नहीं महाराज, वैसे तो हम में से उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन बस सबने उसकी एक झलक देखी है। वह बहुत ही खूंखार है राजा साहब, लेकिन उसके पैर के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। अरे ये कैसा जानवर है जिसके पैरों के निशान बिल्कुल इंसानों की तरह हैं? सेनापति को बुलाया जाए, ताकि सेनापति को बुलाकर हम उसको आज ही खत्म करवा सकें। सुनो सेनापति, तुम आज ही रात जंगल जाओ और देख कर आओ वह कौन सा जानवर है जो लोगों की फसलें बर्बाद कर रहा है, और उसके पैर के निशान भी बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। आज तुम उसे मार कर ही आना। जैसी इच्छा राजा साहब, जो आज्ञा। फिर रात को वह सेनापति जंगल में जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज तो मैं उस जानवर को मारकर राजा के पास जाऊंगा और मुझे खूब सारी शाबाशी मिलेगी और बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। यह सोचते सोचते वह काफ़ी आगे पहुंच जाता है और फिर वह बोलता है, अरे मैं तो बहुत आगे आ गया, लगता है वह खूंखार जानवर आज नहीं आएगा। मैं कुछ देर यही इंतज़ार करता हूँ, और बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। महाराज, एक बहुत ही ज्यादा बुरा समाचार है। आपने कल रात जिस सैनिक को जानवर पकड़ने के लिए भेजा था, उसे कल रात उस जानवर ने मार दिया है। क्या महामंत्री, सैनिक की मृत्यु हो गई? ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये कैसा जानवर है जिसने सैनिक को भी मार दिया? हमें इसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा महामंत्री, नहीं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ महाराज, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। महामंत्री, इसे मारने के लिए हमें आज रात खुद ही जाना पड़ेगा, और आज रात हम इसे मारने के लिए खुद ही जाएंगे। अरे नहीं महाराज, आप क्यों जाएंगे? आपकी जान को खतरा हो सकता है महाराज, आप मत जाइए। अरे नहीं महामंत्री, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। उसने हमारे सेनापति को मार दिया है, इसका बदला तो उससे लेना ही होगा, और उसे मारने हम स्वयं खुद जाएंगे और उसे ढेर कर आएंगे। ठीक है राजा साहब, मैं आपके जाने का इंतजामात करता हूँ। फिर उसी रात राजा उस जंगल में उसी तरफ जा रहा होता है जिस तरफ से वह जानवर आता है रोज़। फिर जाते जाते राजा यह सोचता हुआ जाता है कि आज तो मैं सूरजपुर की सभी प्रजा को डर मुक्त कर दूंगा, जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और इस जानवर को भी आज मैं मार कर ही जाऊंगा। फिर कुछ दूर आगे चल के उस राजा को एक मुखौटा और एक सोने की अंगूठी दिखाई देती है। फिर राजा सोचता है, अरे ये अंगूठी तो कहीं ना कहीं देखी हुई लग रही है, लेकिन ये आखिरकार मैंने देखी कहाँ है? यह कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह कुछ देर ऐसे ही सोचता है और फिर बोलता है, अरे अच्छा, अब समझ गया मैं कि आखिरकार ये जानवर है कौन। अब चलो, मैं इसे वहीं जाकर बताऊंगा। फिर राजा वापस अपने महल की तरफ आ रहा होता है और सोचता है कि मैंने आखिरकार इस भेड़िए को पहचान ही लिया। मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा और अपने सभी गांव वासियों को डर मुक्त करा दूंगा। सुनो महामंत्री, एक बहुत ही खुशी की बात है। पूरे गांव में ये ऐलान करा दिया जाए कि मैंने उस विचित्र जानवर को कल रात ही मार दिया है। अब किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सब बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी जिएं। मैंने उसको कल ही निपटा दिया है। इतना सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और राजा की प्रशंसा में नारे लगाने लगते हैं। राजा जय हो, राजा जय हो, राजा की जय हो। अरे सूरजपुर के वासियों, अब तुम अपनी ज़िंदगी निडर गुजारो और अपनी जो खेती करनी है वह खेती करो। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे राजा ने उस जानवर को मार गिराया है। जाओ और आराम से अपनी खेती करो। क्या राजा साहब, वह विचित्र जानवर इस समय हमारे बीच में ही मौजूद है? फिर तो हमें बहुत डरने की जरूरत है, नहीं तो वह हमें भी खा जाएगा राजा साहब। और आप तो कह रहे थे कि आपने उसे मार दिया, और आप अब कह रहे हैं कि वह हमारे बीच में ही मौजूद है। हाँ सूरजपुर के वासियों, वह इस समय हमारे बीच में ही मौजूद है। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि वो हमारे बीच में ही मौजूद है।
और उससे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वे हमारे साथ ही ऐसा धोखा करेगा। अरे महाराज, आप कह रहे हैं कि आपने उसको कल रात जंगल में मारा है, लेकिन वो तो कल रात जंगल में था ही नहीं, तो आपने उसे कैसे मार दिया? आप झूठ बोल रहे हैं महाराज। अरे महामंत्री, वो मरता भी कैसे? वो तो बहुत ही बड़ा बुज़दिल और दोगला इंसान है जो हमारे बीच ही गद्दारी कर रहा है और हमारे साथ ही इस समय मौजूद है। कल रात जब मैं जंगल में गया था तो मैंने वहाँ एक विचित्र मुखौटा और एक अंगूठी देखी, जिसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अंगूठी मैंने आखिर देखी कहाँ है। फिर कुछ देर बाद मुझे याद आया कि ये अंगूठी तो मैंने अपने महान मंत्री को दी थी और यही एक विचित्र जानवर है जिसने राज्य के वासियों को परेशान कर रहा है, और सेनापति को भी इसी ने मारा है। जिस दिन सेनापति को हमने जंगल में इस विचित्र जानवर को मारने के लिए भेजा था, उसी दिन ये महामंत्री वहां पहुंच गया था और सेनापति के साथ इसकी मुठभेड़ हो गई थी, जिस कारण बेचारे सेनापति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तुम सबको भी इतना कष्ट उठाना पड़ा। हाँ भाई महामंत्री, अब बताओ सच सच, क्या तुमने ही सेनापति को मारा था? हाँ महाराज, मैंने ही सेनापति को मारा था। वो जो बांध वाली बात थी ना, वह आपने जितने भी पैसे दिए थे उसमें से आधे पैसों में मैंने वह पुल बनवा दिया था, और मैंने ये सारा इल्ज़ाम बेचारे शामों को ऊपर लगाया, लेकिन वह पुल शामों की वजह से नहीं बल्कि मेरी नाकामयाबी की वजह से टूटा था। और मैंने इसी वजह से ये सब नाटक किया कि आप उस बांध वाली बात को भूलकर इस साइड पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और यही हुआ। मगर आप वो वाली बात नहीं भूले और मुझे पकड़ लिया गया। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक झूठ छुपाने के चक्कर में कई झूठ बोले। मुझसे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। महामंत्री, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, हम तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा देंगे। और तुमने हमारे हाथों से बेचारे बेकसूर शामू को भी सजा दिलवा दी, जबकि आज तक हमने किसी बेकसूर को सजा नहीं दी है, और तुम फिर भी हमसे माफ़ी की गुहार लगा रहे हो। और तुम्हारी वजह से हमारे गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है। हमारे गांव वालों की फसलें खराब हो गई और वो बांध भी टूट गया। हम तुम्हें इसकी बहुत ही बड़ी सजा दिलवाएंगे। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, इसके बाद आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और ना ही कभी आपको शिकायत मिलेगी। महाराज, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। सैनिकों, इस महान मंत्री को काल कोठरी में डाल दिया जाए, ताकि आगे से कोई हमारे साथ ऐसी बेईमानी ना करे, और जो आदमी हमारे साथ बेईमानी करता है उसे हम अपने आसपास भी नहीं रखते। फिर राजा उस मंत्री को काल कोठरी में डलवा देता है, और काल कोठरी में फिर वही महामंत्री सोचता है कि अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो मेरी ज़िंदगी बड़े ही आराम और शोहरत के साथ गुजर रही होती। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी गलती करता है उसकी सज़ा उसे हमेशा मिलती है, जैसे कि महामंत्री को काल कोठरी के रूप में मिली। इसलिए जो भी बेईमानी करता है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। उसके बाद फिर सभी गांव वाले हंसी खुशी आराम से रहने लगते हैं।